नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ चेक अकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुवांशिकी। आज के इस टॉपिक में हम अनुवांशिकी से रिलेटेड टोटल 25 MCQ को सॉल्व करेंगे, जिसे हम डिटेल से समझेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, अनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन किसने किया था? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी डब्ल्यू जोहानसन ने। दोस्तों, डब्ल्यू जोहानसन ने वर्ष 1909 में जो है अनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन किया था। बात आती है कि अनुवांशिकता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो अनुवांशिकता की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति थे ग्रेगर मेंडल, जो कौन थे? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अनुवांशिकता की जानकारी दी थी। इसी कारण जो है ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ह्यूगो डी ब्रिज जो है उत्परिवर्तनवाद के पिता कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न से आपके 3 जो है आंसर कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य किया? तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है मटर का पौधा। तो सही बात है कि ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर ही कार्य किया था। ठीक है, और मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, वो होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम पौधे की वंश को शो करता है और सटाइवम पौधे की जाति को बताता है। किसी भी पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है जो पौधे के वंश को शो करता है, और दूसरा भाग जो है पौधे की जाति को शो करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि पाइसम। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने प्रकार के लक्षणों को निर्धारित किया था? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 7 प्रकार के जो लक्षण हैं मेंडल ने मटर के पौधे में निर्धारित किए थे। कौन कौन से थे? बीज की आकृति, बीज का रंग, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पौधे की लंबाई। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मेंडल के मटर के पौधे में निर्धारित लक्षण थे उसमें से कौन थे कौन नहीं थे। 4 ऑप्शन दे देता है, एक ऑप्शन गलत दे देता है, तो आपको गलत ऑप्शन को पहचानना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी कि 7 प्रकार के लक्षण जो है निर्धारित किए थे। आगे बढ़ते हैं। अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज़ किया गया तो क्या हो गया? ये डीएनए इस प्रकार से टूट फूट गया। तो जो डीएनए में इस प्रकार का परिवर्तन होता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। और उत्परिवर्तन का पिता किसे कहा जाता है? तो ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम क्या करा था? 1901 में इवनिंग संध्या प्रिमरोज, ये जो पौधा देख रहे हैं आप, ये इवनिंग संध्या प्रिमरोज नामक पौधा है। इसी पौधे में ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन देखा था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ह्यूगो डी ब्रिज ने सर्वप्रथम किस पौधे में उत्परिवर्तन देखा था? तो इवनिंग संध्या प्रिमरोज में उत्परिवर्तन देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने नियमों में किसे सम्मिलित नहीं किया? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सहलग्नता को सम्मिलित नहीं किया। दोस्तों, मेंडल ने वर्ष 1859 में अनुवांशिकी से संबंधित टोटल 3 नियम बनाए थे। कितने? 3 नियम बनाए थे। और उन नियमों में मेंडल ने सहलग्नता को जो है सम्मिलित नहीं किया था। अनुवांशिकी के नियमों के जनक कौन हैं? तो ग्रेगर मेंडल है। कब नियम बनाए थे इन्होंने? तो 1859 में बनाए थे। ठीक है, और इनके नियम कौन कौन से थे देख लेते हैं। पहला नियम था इनका प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो नियम था इनका वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस प्रकार ये 3 नियम थे जो ग्रेगर मेंडल ने बनाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 लंबे मटर के पौधों में संकरण करने पर कुछ बौने पौधे पैदा हुए तो उनके जनक का जीन प्रारूप क्या होगा? तो उनका जो जीन प्रारूप होगा दोस्तों वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब एक बार समझते हैं कि जो ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का प्रयोग किया था वो क्या किया था। उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था कि मटर के 2 पौधे लिए थे। एक था लंबा पौधा और दूसरा था बोना पौधा। ठीक है,
इन दोनों पौधों का जब संकर कराया तो जो पहली पीढ़ी का पौधा निर्मित हुआ वो कैसा हुआ था, लंबा पौधा। लेकिन इसमें दोनों ही गुण मौजूद थे, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही जो है गुण या आप लक्षण बोल सकते हैं, दोनों ही लक्षण मौजूद थे। लेकिन जो प्रभावित लक्षण था वो कौन सा था, कैपिटल टी वाला, यानी कि लंबे पौधे का। जो स्मॉल टी है वो उसमें छुपा हुआ या अप्रभावित लक्षण था। ठीक है, अब क्या करा, ये तो होगी प्रथम जनरेशन या F1 पीढ़ी या पहली पीढ़ी का पौधा जो उन्होंने निर्मित किया था। अब इस पहली पीढ़ी के पौधे पर उन्होंने स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने पर उन्होंने क्या देखा कि ये जो लंबा पौधा है इससे 4 पौधे निर्मित हुए। ठीक है, 4 पौधे में से 3 पौधे तो लंबे थे और एक पौधा जो है बोना था। ठीक है, ये कैसा, ये कौन सा इनका प्रयोग था, द्वितीय पीढ़ी का प्रयोग था, यानी कि F2 का प्रयोग था। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों कि द्वितीय पीढ़ी का जो उनका प्रयोग था मेंडल का, उसमें पौधों का अनुपात क्या था, तो 3:1 का उनका जो है रेशो था। उसमें 3 लंबे पौधे थे और एक बोना पौधा था। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर तीसरी पीढ़ी पे गए। तीसरी पीढ़ी में इन्होंने क्या करा कि जो लंबा पौधा था, ठीक है, जिसमें शुद्ध गुण थे, प्रभावित गुण थे टी, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, जब इसका आपस में स्वपरागण कराया तो 4 लंबे पौधे निर्मित हुए। फिर जो द्वितीय पीढ़ी के 2 पौधे थे जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के ही गुण जो है मौजूद थे, उनका जब पर परागण कराया तो उससे क्या रेशो मिल रहा था पौधे का, तीसरी पीढ़ी में 3:1 का, यानी कि 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना। बोने पौधे का जब स्वपरागण कराया तो उससे कैसे पौधे निर्मित हुए थे, सभी नाटे पौधे निर्मित हुए थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। मटर में जब एक लंबे पौधे को छोटे पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो शुद्ध लंबे पौधे व छोटे पौधे किस अनुपात में होंगे, 1:1 के अनुपात में होंगे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मेंडल के द्वारा मटर उद्यान में अप्रभावी लक्षण का अध्ययन है, क्या है, सफ़ेद रंग का फूल। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो सफ़ेद रंग का फूल है ये कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेंडल ने क्या देखा था कि जो मटर का पौधा है उसमें दोनों गुण हैं, एक प्रभावी गुण है और एक अप्रभावी गुण है। प्रभावी गुण को उन्होंने कैपिटल टी लिखा था और अप्रभावी गुण को स्मॉल टी। ठीक है, प्रभावी गुण क्या क्या थे, जैसे जो बीज की आकृति थी गोल थी, बीज का रंग कैसा था, पीला था, पुष्प का रंग कैसा था, लाल था, फली की आकृति कैसी थी, ठीक है, जैसे लंबी थी, फली का रंग कैसा था, हरा था, पुष्प की स्थिति कैसी थी, कक्षस्थ थी, पौधे की लंबाई कैसी थी, तो लंबा पौधा था। ये तो हो गए प्रभावी। अब अप्रभावी जो लक्षण थे पौधे में वो क्या क्या थे कि बीज की आकृति कैसी थी, झुर्रीदार थी, मतलब अप्रभावी लक्षण थे। बीज का रंग कैसा था, हरा था, पुष्प का रंग कैसा था, सफ़ेद था, फली की आकृति कैसी थी, पिचकी हुई थी, फली का रंग कैसा था, पीला था, ठीक है, पुष्प की स्थिति अप्रस्थ थी, वो पौधे की लंबाई नाटी थी। ये अप्रभावी लक्षण, ये आप याद रखेगा दोस्तों, या स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उन जीन्स के लिए सत्य नहीं है जो कि आसपास रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि समान गुणसूत्र। लड़की का गुणसूत्र विन्यास क्या होगा, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 22 युग्म प्लस XX। क्योंकि दोस्तों मनुष्य में टोटल गुणसूत्र की संख्या होती है 46, यानी कि 23 जोड़ी जो है टोटल मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं। वो जो 23वां होता है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो पुरुष में होता है XY और महिला में होगा तो वो क्या होगा XX। ठीक है, यदि लड़की की जगह पूछा जाता कि लड़के का गुणसूत्र विन्यास क्या होगा तो उस स्थिति में सही आंसर होता ऑप्शन ए, यानी कि 22 युग्म प्लस XY। लेकिन प्रश्न पूछा गया है लड़की के गुणसूत्र का, तो सही आंसर होगा सी, 22 युग्म प्लस XX। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी माता के घुंघराले बाल हैं तो आपके सभी घुंघराले बाल हो सकते हैं। यह जीवित जीव में वंशागति के एकांश के कारण होता है जो माता पिता के संतान में आनुवंशिक विशेषताओं के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। उस एकांश का नाम क्या है यह बताना है। तो दोस्तों मनुष्य में जो गुणसूत्र है, ठीक है, गुणसूत्र पर जो DNA है, DNA के अंतर
अति सूक्ष्म रचनाएं होती है, ठीक है, अति सूक्ष्म रचनाएं होती है जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, वही सूक्ष्म रचनाएं क्या कहलाती है? वंशाणु कहलाती है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसे ही हम शॉर्ट वे में समझें तो मनुष्य के डीएनए में जो अति सूक्ष्म रचनाएं होती है जिसे हम वंशाणु कहते हैं, वही क्या करती है कि माता पिता से अपने भौतिक लक्षणों को उनकी संतानों में जो है फॉरवर्ड या स्थानांतरित करती है, ठीक है। क्या उसे क्या कहते हैं? वंशाणु कहते हैं। वंशाणु के माध्यम से है जो भौतिक लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आगे देखते हैं, वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है वह क्या है? तो अनुवांशिकी है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में एक कोशिका से दूसरी पर अनुवांशिक सूचना स्थानांतरित करने में प्रयुक्त संरचना के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वह क्या है? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में एक जीव से दूसरे जीव में किसका अंतरण होता है? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि डीएनए का जो है अंतरण होता है। काय में? अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में एक जीव से दूसरे जीव में किसका अंतरण होता है? तो डीएनए का होता है। कस्टम जीव निम्न में से किसकी वजह से एक वास्तविकता बन गए हैं? प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी के कारण। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के कारण ही जो है कस्टम जीव एक वास्तविकता बन गए हैं। अनुवांशिकी के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं होगा? तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आदमी का जब आरएच फैक्टर प्लस होगा और औरत का आरएच फैक्टर माइनस होगा तो वो विवाह जो है ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब इन दोनों का आपस में विवाह हो जाएगा तो जो प्रथम बच्चा होगा वो तो कैसा होगा? सामान्य होगा, लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा दोस्तों वो क्या होगा? गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाएगी या जन्म लेने के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण अनुवांशिकता के आधार पर आरएच पुरुष का आरएच प्लस और महिला का आरएच माइनस विवाह ठीक नहीं रहेगा। ABO वंशागति प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है? मिश्रित वंशागति जो है ABO प्रदर्शित करता है। जिनकी संरचनात्मक इकाई बनी होती है, तो जिनकी जो है संरचनात्मक इकाई की बनी होती है डीएनए से, ठीक है, डीएनए से ही जिनकी संरचनात्मक इकाई बनी होती है। गुणसूत्र का कौन सा संयुग्मन बच्चे के लिंग निर्धारण में सक्षम है? तो यानी कि XY, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हमने देखा था कि 22 गुणसूत्र तो दोनों में महिला पुरुष में समान होते हैं, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है महिलाओं में होता है XX और पुरुष में होता है XY, ठीक है। अब कौन सा बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए सक्षम है? तो कौन सा है? XY वाला। क्यों? क्योंकि महिला के पास तो XX है ना, तो यहाँ से मान लो कि एक X इधर लिया तो पहली इस कंडीशन में क्या होगा? लड़की होगी। फिर दूसरे में क्या होगा कि मान लो कि महिला से आया X और पुरुष से अगर Y आता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि लड़का पैदा होगा। तो इस प्रकार जो है पुरुष का जो है गुणसूत्र ही बच्चे के लिंग निर्धारण में जो है सक्षम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की अनुवांशिक सामग्री होती है। तो कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ये दो कोशिकांग होते हैं दोस्तों जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी की इकाई है, तो अनुवांशिकी की जो इकाई होती है दोस्तों कौन सी है? ऑप्शन बी, यानी कि जीन ही अनुवांशिकी की इकाई होती है। वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो जीव बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं तो उन्हें फोनोटाइप या आप फिनोटाइप भी बोल सकते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। और वे जीव जो आंतरिक लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं, जैसे कि मान लो किसी को गुस्सा आता है, ये उसके पैतृक गुण है, तो ये लक्षण क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप गुण कहलाते हैं। जो बाहरी लक्षण है, जैसे घुंघरालू बाल थे, माँ के घुंघरालू बाल थे, संतान के भी घुंघरालू बाल है, तो वो क्या कहलाएंगे? फोनोटाइप। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कवक को सर्वाधिक अनुवांशिक अनुसंधानों में उपयोग किया जाता है? तो कौन से? गुलाबी ब्रेड मोल्ड जो कवक होता है उसे अनुवांशिक अनुसंधानों में उपयोग किया जाता है। मानव में कितने जोड़ी
ऑटोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो हमने बताया था कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसी प्रकार हमारा आज का जो वीडियो है दोस्तों यहीं कंप्लीट होता है। आज हमने 25 अनुवांशिकी से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिन्हें हमने समझा भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।